Hello learners, welcome back to my YouTube channel. Here I come with another video from this chapter, The Story of Village Palampur, class 9th NCERT. I have already uploaded the part 1 of this chapter, and first you watch that video and only after that you are able to understand what I am going to teach you today. So before starting a chapter, first we revise this chapter, whatever we read. So let's get started. We learn about the fundamental concepts relating to production through the story of an imaginary village named Palampur. We learned about the farming activities and non-farming activities, factors of production, crop pattern, irrigation system of the village Palampur, multiple cropping, and basic difference between traditional farming and modern farming. हमने पढ़ा था कि जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है वो 1960s तक की गई थी और 1960 के बाद मॉडर्न फार्मिंग को अपना लिया गया था। मॉडर्न फार्मिंग की वजह से जो पालमपुर के लोग हैं जो अभी तक 1300 किलोग्राम पर हेक्टेयर अपनी यील्ड प्रोड्यूस कर रहे थे, वो सडनली बढ़ कर के 3200 किलोग्राम पर स्क्वायर हो जाती है। सो ऐसा क्या इनोवेटिव किया गया था मॉडर्न फार्मिंग के अंदर, ऐसा क्या किया जाता है, ये मैं आपको एक बेसिक सा आइडिया बता चुकी हूँ। बट मॉडर्न फार्मिंग के किस के कारण आई थी, वो आई थी ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। ग्रीन रेवोल्यूशन 1965 में former Prime Minister Mrs. Indira Gandhi decided to take a major step on agriculture condition. Thus, Green Revolution was applied basically to the period for 1967 to 78 and in the parts of Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh, and two major crops, wheat and rice. And this movement in India led by Dr. M.S. स्वामीनाथन। अब इस के अंदर हमारा जो फील्ड होता है, उस छोटे से फील्ड के अंदर, क्योंकि जब हमने लैंड के बारे में पढ़ा था तो हमने ये भी पढ़ा था कि जो लैंड होती है वो फिक्स्ड है, हम उसे इंक्रीज़ नहीं कर सकते। केवल एक तरीका है जिससे हम इंक्रीज कर सकते हैं, यदि कोई वेस्ट लैंड है और प्रॉपर इरिगेशन मेथड से यदि हम उसको एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ही पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज लैंड जो है वो फिक्स्ड है। अब इस फिक्स्ड लैंड के ऊपर ही हमें अपनी यील्ड को डबल और ट्रिपल प्रोड्यूस करना है। यहाँ पर मैंने एक यील्ड शब्द का इस्तेमाल किया। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यील्ड, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड यील्ड? Yield is calculated as crop produced on a given piece of land in a single season. एक सिंगल सीजन में एक पर्टिकुलर एरिया यानी एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जितने भी प्रोडक्शन हुई है उसका टोटल जो कैलकुलेशन होता है वो हमारी यील्ड होती है। तो अब ग्रीन रिवोल्यूशन के जरिए इस छोटे से फील्ड के अंदर ही हमें इतनी डबल टू ट्रिपल अपनी प्रोडक्शन को, अपनी यील्ड को इंक्रीज़ करना था। ये कैसे पॉसिबल हो पाता? HYV सीड्स का इस्तेमाल किया गया, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ ऑफ सीड्स, जिसे HYV भी कहते हैं। बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल किए गए, मल्टीपल क्रॉपिंग का पैटर्न फॉलो किया गया और HYV सीड्स नीड्स प्लेंटी ऑफ वाटर, सो इरिगेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव किया गया। बहुत सारे मॉडर्न एग्रीकल्चरल मशीनरी का इस्तेमाल किया, लाइक ट्रैक्टर, थ्रेसर एंड क्रेडिट फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया गया। एग्रीकल्चरल रिसर्च की जाने लगी, सॉइल टेस्ट होने लगी और आफ्टर टेस्टिंग द सॉइल द फर्टिलिटी रेट, तभी जो रिसर्चर्स हैं वो HYV सीड्स की सलाह देते थे और न्यू मेथड्स डेवलप किए गए सॉइल कंजर्वेशन को रोकने के लिए।
बट एक छोटे से एरिया के अंदर जितनी उसकी कैपेसिटी है, हम अदर मटेरियल डालकर उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं। क्या ये सही है? जिस लैंड पर हम सब ये कर रहे हैं, विल द लैंड सस्टेन्ड? Land being a limited natural resource, it is important to be very careful in its use. जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स हैं उन्होंने बताया कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स जो हैं उनसे हमारी जो लैंड थी उसकी जो फर्टिलिटी रेट थी वो कम हो गई ड्यू टू यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। और हमने अभी डिस्कस किया कि जो HYV सीड्स हैं नीड्स प्लेंटी ऑफ वाटर, जिसकी वजह से हमें उन्हें बार बार इरिगेट करना पड़ता था, जिससे हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल भी कम हो गया। इतने सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करने की वजह से सॉइल जो है वो भी पल्यूट हो गई। और जब पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र हम अपनी क्रॉप के अंदर डालते हैं और उसके बाद उसको इरिगेट करते हैं या थ्रू रेन, वो वाटर के साथ साथ वो केमिकल्स भी हमारी ज़मीन के नीचे रिस्क कर चले जाते हैं, जिससे जो है हमारा वाटर भी पल्यूट हो गया और जो जेनेटिक वैरायटी थी हमारे सीड्स की वो भी कहीं पर खो गई। अब ये तो है हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन। इसके नेगेटिव इम्पैक्ट और पॉजिटिव इम्पैक्ट ये क्या था, इसने प्रोडक्शन को, यील्ड को डबल टू ट्रिपल इंक्रीज़ कर दिया, जिससे फार्मर्स जो हैं उन्हें बड़ा फ़ायदा हुआ। बट हम वापस आते हैं अपनी स्टोरी पालमपुर पर कि पालमपुर के जो फार्मर्स थे उनके बीच में जो लैंड थी वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट थी, कैसे वो प्रोडक्शन कर रहे थे। So this is the land pattern. 75% of total population depends on farming. Total 450 families are living in village Palampur, and in which 1/3 population, or you can say 150 families जो थी वो लैंडलेस थी, उनके पास अपनी ज़मीन नहीं थी। 240 फैमिलीज़ ऐसी थी जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम लैंड थी। 60 फैमिलीज़ ऐसी थी जो मोर देन 2 हेक्टेयर लैंड के ऊपर जिनका कब्जा था। अब इन सब के कारण मैंने बार बार एक वर्ड यूज़ किया है मैंने, हेक्टेयर। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड हेक्टेयर? द आंसर इज़ हेक्टेयर इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड। लेकिन जब हम हेक्टेयर को मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं तब हम कैसे निकालेंगे? 1 hectare equal to area of a square with one side it is 100 meters. आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि जब हम एरिया निकालते हैं स्क्वायर का तो उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। ए मीन्स साइड। तो हेयर इज़ वन साइड इज़ 100 मीटर एंड अनदर इज़ 100 मीटर, देन ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर। आपको ये याद रखना है, 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 10,000 स्क्वायर मीटर। हमने बात की ग्रीन रिवोल्यूशन की, मॉडर्न फार्मिंग की, मल्टीपल क्रॉपिंग की, जिसकी वजह से हम लैंड के छोटे से एरिया के अंदर भी अपनी जो यील्ड है उसको डबल टू ट्रिपल इंक्रीज़ कर सकते हैं। बट हर सिचुएशन में ये पॉसिबल नहीं होता है। लैंड जो है फिक्स्ड है, उसे इंक्रीज़ नहीं किया जा सकता। हियर इज़ अ स्टोरी। इट इज़ ही इज़ अ फार्मर नेम्ड गोविंद, एंड गोविंद was has a 2.25 hectare of land, and it land is unirrigated, and for extra income Govind and his family depends upon a buffalo they had, and some years after Govind's death the land was divided among his 4 sons, and each one now has a plot of land only 0.50 hectare. Even with improved irrigation system and modern farming method,
Govind's sons are unable to make a living from their land, so they have to seek extra work during the year. इतना जो पहले से ही अनइरिगेटेड लैंड थी और स्मॉल पीस था लैंड का, जिसके ऊपर पहले ही इनकी नीड्स जो हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, जब इस लैंड को इतने सारे 4 टुकड़ों में अलग अलग डिवाइड कर दिया तो ये कैसे सस्टेन कर सकते थे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज प्रोवाइड द लेबर. After land, labor is the next required factor for production, and farming demands a great deal of hard work. Small farmers don't need any labor because they work with their family, but big farmers hire laborers. और कैसे लेबर्स? जो लैंडलेस होते थे, जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी, या गोविंद और उसके बेटों के जैसे छोटे छोटे किसान जिनके पास अपनी लैंड से उनकी नीड्स सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, तो ऐसे व्यक्तियों को जो बिग फार्मर्स थे वो अपने यहाँ पर लेबर पर के काम के लिए रखते थे. अब जो लेबर होता था, जो लेबरर होता था, उसका उस यील्ड के ऊपर या उस प्रोडक्शन के ऊपर कोई राइट नहीं होता था, क्योंकि उसे बाकायदा वेजेस मिलता था वहाँ पर काम करने का, और वो वेजेस या तो कैश फॉर्म में हो सकता है या फिर काइंड फॉर्म में हो सकता था. काइंड मीन्स जो सामान जिस भी खेत के लिए उनको लेबर्स पे रखा गया है, जिस भी क्रॉप के लिए, तो वो क्रॉप ही उनको दी जाती थी. तो वेजेस उनका या तो कैश फॉर्म में होता था या काइंड फॉर्म में होता था. आफ्टर दैट here is a conversation which is given in your book, जिसमें डाला और रामकली अपने दोनों ही स्मॉल फार्मर्स हैं और उनके सामने क्या प्रॉब्लम है इसके ऊपर वो चर्चा कर रहे हैं कि उनको नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से प्लाउइंग, हार्वेस्टर्स, थ्रेशर्स, इन सब की वजह से उनको जो है काम मिलना बंद हो गया है. और रामकली कहती है कि उसके पास तो इस साल कोई काम ही नहीं है, इसलिए उसको जो ब्रिक मेकिंग यूनिट है रायगंज में, वहाँ पर नया काम तलाशना पड़ेगा. तो ये सब अपनी सिचुएशन के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं. तो वहाँ पर जो छोटे फार्मर्स हैं उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि जो काम होता है पर्टिकुलरली इन क्रॉप इन फील्ड्स, वो या तो सोइंग के टाइम पर होता है, जब सीड्स को सोइंग करने का टाइम होता है, या फिर जब उनको हार्वेस्ट करने का टाइम होता है. तो उन दोनों टाइम्स के बीच में जो पीरियड है, उस टाइम पर वो ऑलमोस्ट अनएम्प्लॉयड होते हैं और उनको उस समय पर कोई एक्स्ट्रा इनकम के लिए कोई एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है. अब नाउ द कैपिटल जो है, कैपिटल उसकी कैसे ज़रूरत होती है. कैपिटल हमने 2 तरीके की पढ़ी थी, एक थी वर्किंग कैपिटल और एक थी फिजिकल कैपिटल. एक थी फिक्स्ड कैपिटल और एक थी वर्किंग कैपिटल. तो जो सविता है ये एक स्मॉल फार्मर है एंड शी डिसाइड्स टू कल्टिवेट वीट ऑन हर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड, but fertilizers, seed, pesticides and to repair her farm instruments, इन सब के लिए इसको पैसों की ज़रूरत होती है. but she doesn't have enough money, so she decide to borrow from Tejpal Singh. This is a big landlord or big farmer living in the same village. तो ये डिसाइड करती है कि वो अपने फार्म के लिए या अपने एग्रीकल्चरल नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए इस तेजपाल से बोरो करेगी मनी. बट ये जो है बड़े हाई इंटरेस्ट रेट पर इसको पैसे देता है. और जो फार्मर्स, जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं, उनको जितना वो पैसा बोरो करते हैं उसको रीपे नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी जो यील्ड है वो उतनी अच्छी नहीं हो पाती है कि फैमिली की नीड्स को सेटिस्फाई करने के बाद वो उसको बेचकर उस पैसे को रीपे कर पाएँ. तो धीरे धीरे वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं. डेब्ट ट्रैप होता है कि एक बार का लोन जो है वो रीपे नहीं किया और दूसरी टाइम उनको फिर से सेम चीज़ों के लिए दोबारा से लोन की ज़रूरत होती है. तो ऐसे वो डेब्ट पे डेब्ट चढ़ता चला जाता है, जिसे हम डेब्ट ट्रैप कहते हैं. और बिग फार्मर्स को ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं. बिग फार्मर्स जो उनके पास बड़े बड़े फार्म्स होते हैं जिसमें वो प्रोडक्शन करते हैं, अपनी
फैमिली की नीड्स को फुलफ़िल करने के बाद भी उनके पास काफ़ी सारा यील्ड होता है जिसे वो बेच देते हैं, और बेचने के बाद उनके पास जो पैसे आते हैं उससे वो दोबारा से प्रोडक्शन में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो छोटे फार्मर्स की तरह इतना एफ़र्ट उनको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनके पास इनफ मनी होता है या इनफ आप कह सकते हो कैपिटल होता है अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। बट अब जो फार्मर्स हैं, जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं, जिनको बीच में जो अनएम्प्लॉयड होते हैं, वो अलग अलग नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में बिजी होते हैं अपने आप टू सीक एक्स्ट्रा इनकम, लाइक डेयरी फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्म, शॉपकीपिंग, and dairy is a common activity in many households of Palampur. People feed their buffaloes on many kinds of grass and the jawar, bajra that grows in rainy season, and the milk is sold in Raiganj. ट्रेडर्स होते हैं जो शाहपुर टाउन से सारा सामान कलेक्ट करके रायगंज तक पहुंचाते हैं। ट्रेडर्स के थ्रू वो अपनी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद कुछ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा लेते हैं, जैसे जो जैगरी मेकिंग है, यानी कि गुड़ बनाने की जो मशीन होती है जैगरी मेकिंग, या फिर जो झाड़ू बनाने का काम होता है या बास्केट बनाने का जो काम होता है, और शॉपकीपिंग का होता है। पीपल डूइंग ट्रेड आर फ्यून पीपल्स द ट्रेडर ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स who purchases different goods from wholesale markets in the cities and sell in the village, and डेली यूजेस की जो चीज़ें होती हैं, वीट, राइस, टी, शुगर, ऑयल, बिस्किट, टूथपेस्ट, शॉप, बैटरीज, कैंडल्स, पेन, नोटबुक, पेंसिल, इवन सम क्लॉथ्स, ऐसी छोटी छोटी शॉप्स जो होती हैं वो अपना इस्टेब्लिश कर लेते हैं। दूसरा जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके अंदर उन एक्टिविटीज़ में बिजी हो जाते हैं, क्योंकि जो बड़े फार्मर्स होते हैं या जो ट्रेडर्स होते हैं उनको अपना सामान लाने और ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो वहाँ से भी वो अपनी एक्स्ट्रा इनकम कर लेते हैं। तो हेयर इज़ दिस इज़ योर complete chapter, and I hope you like it. If you like my video, then please share with your friends and subscribe it so that you will get the notification of my new video. Thank you.